नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान में स्वागत करता हूं। बेटा, आज की जो हमारी वर्कशीट आई है वो वर्कशीट है कक्षा 8वीं की। विषय है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और वर्कशीट आई है जो हमारी, ये वर्कशीट नंबर 10 है। डेट है 25/8/2021 और जो आज की वर्कशीट का टॉपिक है वो पार्ट 2 से है, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है बच्चों, तो शुरू करने से पहले बेटा मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो बच्चे भी वीडियो से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को, कंपनी की फ़ौज। ठीक है, तो बेसिकली इस वर्कशीट में हम लोग आज अंग्रेज़ी फ़ौजों की तुलना करेंगे। किन के साथ? जो दूसरे भारतीय राजा थे उनकी फ़ौज के साथ हम अंग्रेज़ी फ़ौज की तुलना करेंगे। ठीक है चलिए, अंग्रेज़ अपनी सेना को स्पॉय, सिपाही, आर्मी कहते थे। तो जो अंग्रेज़ होते थे वो अपनी सेना को क्या बोलते थे? अपनी सेना को बोलते थे स्पॉय, और स्पॉय को सिपाही बोला जाता है। ठीक है, आगे, मुग़ल फौजदार मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। जो मुग़ल जो थी फ़ौजें थी, मुग़ल जो फ़ौज थी वो क्या थी? फ़ौज जो थी मुग़ल वो घुड़सवार और पैदल सेना होती थी। ठीक है, और इन मुग़ल फ़ौजों में ज़्यादातर तीरंदाजी और तलवारबाजी का जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक होते थे। तो मुग़ल फ़ौजों में घुड़सवार और पैदल सेना होती थी, और ये जो सेना होती थी ये तीरंदाजी और तलवारबाजी का जो है प्रशिक्षण प्राप्त सेना थी। ठीक है, जबकि अगर हम ब्रिटिश सेना की बात करते हैं तो ब्रिटिश सेना में जो सिपाही मास्केट मतलब पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक और मैचलॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस थे। तो जहाँ अगर हम भारतीय राजाओं की बात करते हैं तो जो मुग़ल फ़ौजें जो थी वो कौन थी? वो तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। ठीक है, उनको बंदूक चलाना नहीं आता था। लेकिन जो ब्रिटिश सेना थी वो किस में? वो बंदूक चलाने में निपुण थी और उनके पास बंदूक के हथियार होते थे। ठीक है, और उनकी बंदूकों को क्या बोला जाता था? मास्केट और मैचलॉक। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं दोनों फ़ौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। अब इनके अंतर को देखते हैं। एक तरफ हमें मुग़ल फ़ौज का दे रखा है और एक तरफ हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इनके अंदर अंतर देखते हैं कि इनके अंदर अंतर क्या था। फर्स्ट, मुग़ल फ़ौज में मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसमें अधिकतर क्या थे? पैदल सैनिक थे। ठीक है, मुग़ल फ़ौजों में क्या थे? मुग़ल फ़ौजों में मुख्य रूप से सवार और पैदल सैनिक दोनों होते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ़ौज थी उसमें क्या होते थे? उसमें अधिकतर पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, सेकंड, मुग़ल फ़ौज में सवारों का दबदबा था। सवार मतलब यहाँ घुड़सवारों की बात की जा रही है। तो जो मुग़ल फ़ौज थी उसमें घुड़सवारों का दबदबा था और पैदल सैनिक क्या थे? ये कम होते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ़ौज थी उसमें सवारों की संख्या क्या थी? कम थी, और पैदल सैनिक के जो थे वो अधिक संख्या में थे। ठीक है, इसके बाद थर्ड में कहता है मुग़ल फ़ौजें जो थी ये तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। तो मुग़ल फ़ौज जो थी इनको तलवारबाजी और तीरंदाजी बहुत अच्छे से आती थी और इसमें ये जो थे वो निपुण थे। लेकिन जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी ये बंदूक चलाने में निपुण थी और इनके पास बंदूक चलाने में ये काफ़ी निपुण थे और इनके पास क्या अत्याधुनिक बंदूकें हुआ करती थी। ठीक है, उस समय की। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो एक इनकी बंदूक का मैं नाम बताता हूँ आपको, उसका नाम है एनफील्ड राइफ़ल। ठीक है, ये एक राइफ़ल हुआ करती थी अंग्रेज़ों की, और ये राइफ़ल जो थी ये इस्तेमाल की गई थी 1857 में। इस राइफ़ल को इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे? ये
अंग्रेज़ लोग बंदूक जो फ़ौजें होती थी वो बंदूक चलाने में, बंदूकों को यूज़ करने में काफ़ी निपुण होती थी। ठीक है। इसके बाद फोर्थ में विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण शस्त्र जो थे, सशस्त्र किसान भी जो है वो सैनिक बन जाते थे। तो जो मुग़ल फ़ौजें थी उनमें जो फ़ौज होती थी वो ट्रेन फ़ौज नहीं थी, मतलब वो प्रशिक्षित सेना नहीं थी। और ज़रूरत पड़ने पे क्या होते थे, ज़रूरत पड़ने पे जो गांव के किसान होते थे उनको भी सेना में भर्ती कर लिया जाता था। ये मुग़ल फ़ौज के अंदर चल रहा था। जबकि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज की बात करते हैं तो इसमें जो सिपाही होते थे वो यूरोपीय ढंग से अभ्यास और अनुशासन था उनके अंदर। जो सिपाही होते थे उन सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास था और अनुशासन था, और वो क्या थे, वो पेशेवर थे और एक प्रशिक्षित सेना में थे। ठीक है। तो अंग्रेज़ों की सिपाही जो थे, जो अंग्रेज़ों के सैनिक थे, वो क्या थे, वो प्रशिक्षित थे और उनको युद्ध करने का, अभ्यास करने का जो था, अनुशासन का बहुत अच्छा ढंग था। ठीक है, अगर कंपेयर करें तो मुग़ल फौजदारों से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट आगे बोलता है, अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। तो अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना को खड़ी करने के चक्कर में कई बार अंग्रेज़ जो हैं वो भारतीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। ठीक है। जैसे कि भारतीय लोगों को बोला गया था कि भाई, मैंने अभी आपको एक राइफ़ल बताई थी, एनफील्ड राइफ़ल, उस राइफ़ल में ये अफवाह थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का जो है गोली पर लेप लगाया गया है। तो ये राइफ़ल जब भारतीय लोगों के पास आई तो जो सैनिक जो थे, भारतीय सैनिक जो थे, उनको ये लगा कि अंग्रेज़ उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरीके से भारतीय लोगों को जो है समुद्र पार करके जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, और भारतीय लोग जो है वो नहीं चाहते थे समुद्र पार करके जाना, क्योंकि उस समय ये उनके मन में ये रहता था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन सब बातों को अंग्रेज़ जो अधिकारी थे वो नज़रअंदाज करते थे। ठीक है। आगे, सिपाहियों पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन, अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, ये 1857 के विद्रोह में झलकता है। ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें भारतीय सिपाहियों पर थोपी गई, जब उनको राइफ़ल, एनफील्ड राइफ़ल दी गई और बोला गया कि आपको ये इस्तेमाल करनी है, उनको जो है समुद्र पार भेजा गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जो अंग्रेज़ सैनिक होते थे, अंग्रेज़ सिपाही होते थे, उनको ज़्यादा वेतन मिलता था और भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था। तो धीरे धीरे भारतीय को जब ये लगा कि हाँ, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो उस दौरान भारतीय सैनिकों ने क्या करा, विद्रोह कर दिया, और वो विद्रोह कहलाया 1857 का विद्रोह। और ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे कहता है, व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेश शक्ति बन गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो क्या कर रही थी, अब वो भारत पर अपना राज कर रही थी, और भारत को उसने क्या बना लिया था, अपना एक औपनिवेशिक क्षेत्र बना लिया था। ठीक है। जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चा माल लेती थी और उसको तैयार करके अपने देश में और दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बेचती थी। आगे कहता है, 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। ठीक है। तो देखिए, 1763 में जेम्स वाट ने क्या करा, जेम्स वाट ने भाप का जो है वो इंजन बनाया। ठीक है। जेम्स वाट ने क्या किया, भाप इंजन का आविष्कार किया। तो जब ये भाप की जो तकनीक थी, जब ये भाप की तकनीक जब इस भाप की तकनीक को जहाज़ों में लगाया गया तो जहाज़ों की स्पीड क्या हो गई, तेज़ हो गई। अब जो जहाज़ समुद्र मार्ग से भारत आते थे वो पहले भारत आने में उनको 6 से 8 महीने लगते थे। ठीक है। तो जब ये भाप इंजन को पानी के जहाज़ों में लगाया गया तो भारत जो आने का समय था वो अब कितना हो गया, वो हो गया 3 हफ्ते। ठीक है। अब केवल और केवल 3 हफ्तों में जहाज़ जो है भारत पहुंच सकता था। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अब एक नई गतिविधि हमारे देश में शुरू हो गई थी। ठीक।
ठीक है। आगे कहता है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, 1857 तक आते आते कंपनी ने भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर जो है अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। ठीक है। आगे कहता है देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। ठीक है। तो जहाँ पर कंपनी जो है शासन डायरेक्ट नहीं कर पा रही थी, वहाँ पर कंपनी ने अपने ज़मींदार, अपने तालुकदार, अपने जो है राजाओं को नियुक्त कर दिया और कंपनी उनके माध्यम से उस क्षेत्र पर राज करने लगी। ठीक है। सरकार व्यवहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो जो भारत अंग्रेज़ों ने व्यापार के उद्देश्य से ढूंढा था, अब उसी भारत पर अंग्रेज़ लोगों ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजों में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है। तो 2 अंतर आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई भी 2 अंतर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है उत्तर मिल जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है। कोई भी 2 आप लिख सकते, तो ये आपका उत्तर मिल जाएगा आपको 1, फर्स्ट का उत्तर। ठीक है। इसके बाद आगे कहता है सेकंड वाले में भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए क्यों काम करती थी। देखिए, भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए इसलिए काम करती थी क्योंकि जो जितने भी सिपाही थे, ज़्यादातर जो अंग्रेज़ों के सिपाही थे वो क्या थे, वो किसान थे। वो कौन थे, वो किसान थे। ठीक है। तो जब वो किसान अंग्रेज़ों की सेना में सिपाही भर्ती होते थे तो उन किसानों को ये सांत्वना रहती थी, ये संतुष्टि रहती थी कि अंग्रेज़ उनकी ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई कब्ज़ा नहीं करेंगे। इसीलिए वो लोग अंग्रेज़ों की सेना में बतौर सिपाही जो है वो काम करते थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद थर्ड, मास्केट और मैचलॉक क्या थे। देखिए, इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ये देखिए मास्केट, ये यहाँ से ये हो गया मास्केट का, और इसी के आगे ये हो गया मैचलॉक का। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका उत्तर नंबर है 3। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा, वर्कशीट आप लोगों को कैसी लग रही है, वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये ज़रूर अपने कमेंट में लिखिए। ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे जिनको समझ में आ रहा है, जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कीजिए बेटा। ठीक है। ताकि मैं और वीडियो आप बच्चों के लिए बना सकूँ और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। तो अब मिलेंगे हम अगली वर्कशीट पर। थैंक यू।